हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, साइन डिक्लेरेशन को लेके जो इशू था, जो भी नोटिफिकेशन को पढ़ के जो इशू था कि भाई कहाँ पे करना है, एडमिट कार्ड में कोई ऐसा डिक्लेरेशन दिया नहीं गया है, तो फिर हम लोग को क्या करना है, कैसे जाना है, एडमिट कार्ड ले जाने पे कहीं सेंटर पे दिक्कत ना हो या कुछ ना हो, उसके रिगार्डिंग हमारी बात हुई एम्स के। अब किसने, कौन से स्टाफ है, किसी स्टाफ ने कॉल उठाया है क्या, टोल फ्री नंबर के पास कौन बैठते हैं, ये सब तो नहीं पता, बट हाँ बात हुई है कि नीचे एक फ़ीमेल थी, उनसे बात हुआ है और लगभग 2 मिनट के आसपास या 2 से 3 मिनट के आसपास बात हुआ है। और उसमें भी कॉल हमारा लगा रहा 10 से 12 मिनट तक, तब जाके एंड के 2 से 3 मिनट में कॉल पिकअप हुआ और फिर बात हुई। और वो भी क्वेश्चन करने के बाद, ऐसे तो आप लोग सब कुछ सुन ही लोगे, बट क्वेश्चन करने के बाद उन्हें भी कंफर्म पता नहीं था, तो उन्होंने 1 मिनट बोला रुकिए, और लगभग किसी से फिर बात किया। उसकी आवाज़ इधर नहीं आई है, बट उसके बाद फिर वो आई और फिर उन्होंने बताया। तो उस बेसिस में मुझे लग रहा है कि जो भी कहा उस बेसिस पे काम किया जा सकता है। ठीक है, उस रिगार्डिंग आपका इस कॉल रिकॉर्डिंग होने वाला है प्रॉपर, आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने के पहले आप लोग क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है, तो कान में ईयरफोन डाल के सुनिएगा, या हेडफोन होगा तो हेडफोन डाल के सुनिएगा, उससे प्रॉपर सुनाई देगा। क्योंकि कल मैं एक्चुअली एक एग्ज़ाम सेंटर पे गया हुआ था, किसी को पेपर दिलाना था, इसमें मेरी सिस्टर ही थी, तो वहाँ गया हुआ था। तो एग्ज़ाम सेंटर से ही मैंने बात की थी, तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर का अनाउंसमेंट चल रहा था कुछ, तो उसकी आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी आई है इसमें। तो आप लोग जब एयरफोन या हेडफोन डाल के सुनोगे तो क्लियर आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है, उसके एंड में हम लोग क्या बात करेंगे, कोर्ट केस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे कि आखिर अब क्या होने वाला है। कोर्ट केस हो गया एक, ठीक है। देखिए, मैं कुछ दिखा दूं तो आपको ये नंबर मिल जाता है, एम टोल फ्रीज का जो नंबर दे रखा है वो ये नंबर है। जिस टाइम मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम 11 मिनट पहले मेरी बात हुई थी। देखिए 10 मिनट 16 सेकंड का तो रिकॉर्डिंग है, हालांकि रिकॉर्डिंग मैंने ऑन किया था 1 से 2 मिनट बीत जाने के बाद, तब बात नहीं हुआ था। वो उनका जो ट्यून बजते रहता है ना, गिटार टाइप का, वही बज रहा था, बट मैंने ऑन कर लिया था, क्या पता उन्होंने कॉल उठाए। तो मेरे कॉल रिकॉर्डिंग में एक सिस्टम है ना, जब भी मैं ऑन करता हूँ तो वो बोलता है कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, तो सामने वाले सुन लेंगे, तो मैं भी उनको प्रॉब्लम हो सकती थी कि रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। और 8 मिनट तक वो रिकॉर्डिंग ऐसे ही खाली था, ट्यून बजते रहा। उसके एंड में जो 2 मिनट बात हुई, मैंने बस वही रिकॉर्डिंग ऐड की, क्योंकि 10 मिनट का झूठ मूठ कैसे सुनाने से, वीडियो लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने उसको कट करके ऐड किया है। ठीक है, और मेरी बात लगभग हुई थी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मैंने ऐड कर दिया है। बात हुई थी ऑलमोस्ट 10:50 के आसपास, और 10:50 जब आपका टाइम हो रहा था तब 126 मिनट की बात हो गई थी, और यहीं पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, यहीं पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया था। तो 1 मिनट 26 सेकंड पहले बात, मतलब बात क्या हो रही थी, बस चल रहा था। और बीच में इन्होंने एक बार पिकअप किया था, ठीक है, बीच में, बट इन्होंने क्या किया ना, पिकअप किया और वापस से रख दिया, और वो म्यूज़िक वापस से आ गया, बट मैंने कॉल काटा नहीं, कॉल बजने दिया, तो एंड में इन्होंने फिर पिकअप किया। ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका नंबर, आप लोग भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, किस्मत रहा तो कॉल उठ जाएगा। ये देखो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा था, मेरी बातें हो रही थी। चलिए ठीक है, अब जो आप अगला आवाज़ सुनोगे वो आपका रिकॉर्डिंग का होने वाला है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है उनकी तरफ से। अगर मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन अब दे दूँ, उसमें क्या कहा गया उन्होंने कि आपके पास जो एडमिट कार्ड है, जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी आप निकाल रहे हो प्रिंट आउट, बस वो लेके आप सेंटर पे चले जाओ। सेंटर पे आपको जो एडवाइस दिया जाएगा वो आपको करना है, तो वही करो आप लोग। फिर जब उनकी तरफ से, हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है, उनके तरफ से ये चीज़ कही गई है कि भाई आप लोग सिर्फ एडमिट कार्ड लेके चले जाइए, वहाँ फॉर्मेलिटीज़ जो होंगी वो आपको पूरे करना है। तो ठीक है, हमें जो एडमिट कार्ड मिल रहा है हम वो लेके जाएंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। और वहाँ पे भी अगर कहें कि ये डिक्लेरेशन आपको लिखना है या साइन करना है, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अगर डिक्लेरेशन वहाँ प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उस पर साइन कर देंगे, क्योंकि इस एडमिट कार्ड पे तो भाई कैंडिडेट सिग्नेचर भी नहीं है, कुछ तो होगा ना उनके पास कैंडिडेट का सिग्नेचर लेने के लिए, अटेंडेंस बनवाने के लिए, कुछ तो ज़रूर रहा होगा। तो अब पता नहीं, इन्होंने सिंपली कहा है कि भाई आप लोग सिंपली एडमिट कार्ड लेके चले जाओ, और वहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो बोलेंगे, वो आप लोग कर लीजिएगा, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हम लोग सिंपली उसे फॉलो कर सकते हैं। फिर भी आपको बहुत ज़्यादा डर है तो आप एडमिट कार्ड का 3 से 4 प्रिंट निकाल लेना, और 2 प्रिंट तो निकालने बोला ही है, उसको एज इट इज़ रहने देना, और एक प्रिंट पे क्या करना, जो डिक्लेरेशन है उसको एडमिट कार्ड के नीचे हैंड रिटन करके साइन कर देना, और वो भी अपने साथ कैरी करना। अगर सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ तो आपके पास ये अवेलेबल रहेगा, इसको बैग में रखे रहना, या जो भी आप सामान ले जाओगे उसमें रखे रहना।
लेके जाना आप ये वाला, लेकिन अगर कोई इस टाइप का सिचुएशन पैदा हुआ तो हम कह सकते हैं कि चलो भाई हमारे पास एक ये भी है, हमें अल्टरनेट रखा है, हमने कुछ समझा नहीं आ रहा था इस कारण से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। नीचे जो हाफ पेज एडमिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन के बाद जो खाली है, वहाँ आप डिक्लेरेशन हैंड रिटन लिख के या कैफ़े में उतने जगह में उस डिक्लेरेशन को प्रिंट करा के आप लोग वहाँ पे अपना साइन कर सकते हो। अदरवाइज़ जो जैसा है वैसे उसको एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग सुनिएगा कॉल रिकॉर्डिंग, एंड जस्ट उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ कोर्ट रिलेटेड जो कोर्ट केस हुआ है उसमें आगे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर ओके, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ, हेडफोन्स लगा लीजिए। हेडफोन लगाने में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कुछ वल्गर टाइप बात हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, बस आवाज़ का इशू होगा तो आप लोग सुन अच्छे से पाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी, एक्चुअली मुझे एम्स सीआरई में जो फॉर्म डाला है उसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी। एक्चुअली वहाँ मेंशन्ड है साइंड डिक्लेरेशन करके, तो एडमिट कार्ड में कोई डिक्लेरेशन प्रिंट तो है नहीं, तो आखिर उसमें करना क्या है? क्या प्रिंट नहीं है? नोटिफिकेशन जो निकला है एडमिट कार्ड इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया है और उसमें मेंशन किया गया है कि आपको साइंड डिक्लेरेशन सबमिट करना है, लेकिन एडमिट कार्ड जो प्रिंट होके आ रहा है ना, उसमें हाफ पेज में बस हमारे डिटेल्स हैं और कोई डिक्लेरेशन वहाँ पे है नहीं। तो हम लोग उस साइन डिक्लेरेशन को कैसे सबमिट करें? क्या हैंड रिटन लिख के अपना साइन करना है या फिर उसको अलग से प्रिंट करवा के वहाँ पे ऐड करना है? ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो फिर कैसे कर पाएंगे? हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। सर जो एडमिट कार्ड है उसमें देख लीजिए, और वहाँ जब एग्जाम सेंटर में जाते हो जो फॉर्मेलिटी लिखी हुई है वो आपको पूरी करनी होगी। जो आईडी प्रूफ लेके जाना अपना। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, मैं ये सब हाँ सारी चीज़ समझ रहा हूँ, बट वहाँ एक स्पेसिफिक चीज़ मेंशन है जो आप देखोगे ई नंबर में मिलेगा आपको, जो एडमिट कार्ड जारी होने के जस्ट पहले एक इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन निकली है, वहाँ पे लिखा हुआ है, एक डिक्लेरेशन दिया गया दैट मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ या कुछ करता हूँ, उसके बाद लिखा गया है कि आपको ये साइन डिक्लेरेशन ऐड करना है। बट अब जब आप एडमिट कार्ड देखोगे ना, तो एडमिट कार्ड में बस सेंटर मेंशन्ड है, एग्जाम टाइमिंग मेंशन्ड है, बस इतना हाँ, ही चीज़ फोटो मेंशन है, मेंशन आपकी फोटो बस मेंशन इतना ही है। तो हम लोग साइन हाँ, तो डिक्लेरेशन कोई आखिर प्रॉब्लम नहीं है सर। आप वहाँ जब एग्जाम सेंटर में होगा जो भी बताया जाएगा उसको फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा ना फिर कि मतलब एग्जाम देने जाएं एडमिट नहीं कार्ड नहीं लेके है, फिर वो होगा कि ऐसा सच कोई इशू नहीं नहीं सर। होगा आप ना? अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, जो भी चीज चाहिए वो लेके जाना, ठीक है। ओके। हाँ, अब रिकॉर्डिंग आपने सुन लिया होगा, तो वो अब किसी एम्स वाले से ही बात हुई है, अब उन्होंने ही ऐसा कहा है, तो आप लोग उसी को फॉलो करो, और जो मैंने एक अल्टरनेट तरीका बताया वो भी रख लेना पास में, ठीक है। उससे क्या दिक्कत नहीं होगी। अब जो ये जो कोर्ट केस है उसके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा कोर्ट केस के बारे में हम क्या करें पहली बात तो ये हाई कोर्ट कहाँ के हाई कोर्ट में है? मध्य प्रदेश इंदौर के हाई कोर्ट में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डेट आपका क्या है? 14 तारीख। जिन्होंने भी पेटिशन फाइल किया है उनका जो प्रॉब्लम है वो है एग्जामिनेशन हिंदी में भी होना चाहिए, ठीक है। और इन विच स्टडीड द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश, ठीक है। तो इन्होंने तो ऐसी बातें लिखी हैं, बट ठीक है मैं क्लियर करता हूँ इस चीज़ को, एक मिनट, ठीक है। पेटिशन में इन्होंने एम्स पटना का नाम लिया है। एम्स पटना में जो पेपर आपका बाइलिंगुअल हुआ था, ठीक है, और इनका जो डिमांड है वो होना चाहिए कि हिंदी मीडियम में भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं कुछ जेन्यून सी बातें बोलूँ
तो आप अब ये मत समझिएगा कि मैं ये जो हिंदी वाले हैं इनको मैं अपोज़ कर रहा हूँ या मैं इनका विरोध कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। ये सच है कि मैं भी पेपर इंग्लिश में देता हूँ जहाँ भी मैं देता हूँ, बट इंग्लिश वालों को भी हिंदी की ज़रूरत पड़ती है। कोई क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में जो कभी कभी वर्ड हार्ड आ जाता है, उसको हम लोग तुरंत हिंदी में देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। लेकिन वो सब बातें को हम एक बार साइड कर दें, अगर जेन्यूनली सोचें तो भाई एम्स ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें उन्होंने कहीं भी लैंग्वेज मेंशन नहीं किया था। जो ये अभी CRE की नोटिफिकेशन निकाली है उसमें कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा था कि बाइलिंगुअल पेपर होगा। ठीक है, आपने अपने तरीके से सोचा और सब लोगों ने सोचा कि पेपर सब जगह ऐसा होता आया है तो यहाँ भी ऐसा होगा। ये उनकी अथॉरिटी है कि वो पेपर कैसे करा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी वो हैं, वो अपने हिसाब से पेपर करा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने यहाँ लिखा है कि एग्जामिनेशन हिंदी में, ही हैज़ बीन इशूड द एडमिट कार्ड इन विच ही स्टेटेड दैट द मीडियम एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश। ठीक है, बट अगर आपने एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ी है, बहुत सारे पोस्ट का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, बहुत सारे पेपर का एग्ज़ाम हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बहुत सारे पेपर का एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में है। तो आप लोग को ये समझना होगा, हिंदी इंग्लिश उनके हिसाब से उन पोस्ट के लिए है जो लेवल 6 के नीचे लाई कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश उन पोस्ट के लिए है जो लेवल 7 है या लेवल 6 हैं। इसके नीचे वाले हिंदी इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश, लेवल 7 या लेवल 6, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। आपको ये बातें समझनी होंगी, ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि मैं लेवल 7 और लेवल 6 पे सिंगल पेपर लेके अगर रिक्रूट कर रहा हूँ तो उनकी कुछ डिमांड्स हैं। सिंपल सी बात कि भाई मुझे लेवल 7 और लेवल 6 पे मात्र एक पेपर लेके अगर रिक्रूटमेंट लेना है, 80 पेपर का एक पेपर हुआ, उसके बाद कोई सा भी मेंस नहीं है, कोई सा भी इंटरव्यू नहीं है, उस बेसिस पे उन्होंने एक रिक्वायरमेंट डाल दी कि भाई इंग्लिश में पेपर होगा। वो अपने हिसाब से सही हैं। अगर वो गलत कब होते, जब उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा होता कि सारा पेपर हिंदी इंग्लिश में होगा और उसके बाद उन्होंने कर दिया होता कि भाई अब सिर्फ इंग्लिश में होगा, तब वो केस हार जाते, अगर आपने केस किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा, पहली तो बात ऐसा कुछ मेंशन उन्होंने किया नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने बहुत सारे पोस्ट को हिंदी इंग्लिश में रखा है और बहुत सारे पोस्ट को सिर्फ इंग्लिश में रखा है। ये उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं और सब कुछ उन्होंने एज इट इज़ लिख रखा है। तो मेरे समझ में जितना आता है, लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3 इनके पेपर्स बाइलिंगुअल हो रहे हैं। इंग्लिश के पेपर लेवल 7, लेवल 6 के पेपर आपको इंग्लिश में हो रहे हैं। ये उनकी रिक्वायरमेंट है भाई कि मुझे लेवल 7 और लेवल 6 के रिक्रूटर्स, मतलब जो भी चाहिए कैंडिडेट्स, उन्हें इंग्लिश में पेपर देना होगा। आगे आप सेंट्रल मतलब जिस जॉब में जा रहे हो वहाँ आपको डे टू डे लाइफ में इंग्लिश से डील करना होगा। ये उनकी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरी बात, आपने एम्स पटना का बात लिया, जिसका यहाँ कोई लेना देना है ही नहीं। एम्स पटना ने अपना इंडिविजुअली पेपर कंडक्ट कराया था, उनकी जो मर्ज़ी है वो इंग्लिश हिंदी में कराएं, दैट्स डिडेंट मैटर। आप यहाँ का बात लेके SSC या CGL CHSL में नहीं जा सकते। ठीक है, लर्न काउंसिल फॉर ड्रॉन अटेंशन टू हिज कोर्ट ऑन द नोटिस इशूड बाय एम्स पटना। एम्स पटना और एम्स CRE बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, तो इसका तो कोई मतलब क्लियरली व्यू नहीं बन रहा। और इन्होंने दिया था, इन्होंने नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। आपने लिखा ना क्लियरली प्रोवाइडेड द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इन्होंने ऐसा किया, ये इनकी मर्ज़ी थी। अब ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो इनकी मर्ज़ी है। बट हाँ ठीक है, आपने केस किया, जिन्होंने भी किया, ठीक है, इससे हमें कोई इशू नहीं है। इशू क्या ही होगा। और तीसरी बात, अगर हम इसके आगे भी बात करें, एम्स दिल्ली की नोटिफिकेशन अगर आपने अच्छी से पढ़ी होगी, उन्होंने लिखा है कुछ भी लफड़ा केस ये वो जो भी होता है, या फिर आपको एक्सपेल्ड किया जाता है, आप एग्ज़ाम में पकड़े जाते हो चोरी करते हुए या कुछ भी करते हुए, उसका जो केस होगा वो कहाँ पे जाएगा? हाई कोर्ट दिल्ली, हाई कोर्ट दिल्ली में। तो अब मेरे हिसाब से इसमें एम्स को उतना कुछ खासा मुश्किल नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने तरीके से सही हैं। आप अपने तरीके से सही हो सकते हो, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, आप अपने तरीके से सही हो सकते हो, आपने उसके अगेंस्ट काम किया। बट मैं सिर्फ अगर एम्स की बात करूं तो वो अपने हिसाब से सही है। उन्होंने जो नोटिफिकेशन में दिया, उन्होंने उस बेसिस पे काम किया। नोटिफिकेशन में उन्होंने नहीं दिया है ऐसा कि मैं हिंदी नहीं दूंगा, तो उन्होंने
हिंदी दूंगा, तो उन्होंने हिंदी नहीं दिया। उनको जो पोस्ट वाइज लगा ठीक कि मुझे लेवल 4 पे हिंदी इंग्लिश दोनों देना चाहिए, उन्होंने दिया। उन्हें लगा कि लेवल 7 लेवल 6 पे सिर्फ इंग्लिश देना चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ इंग्लिश दिया। ठीक है, तो ये सब सारी बातें, तो मुझे इसको लेके नहीं लगता कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा या फिर ये उतना ज़्यादा कोई मजबूत केस बन पाएगा। ठीक है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि जब कोर्ट में केस गया है तो वो सब कुछ देखेंगे। एम्स ने जो नोटिफिकेशन निकाली वो भी देखेंगे। एम्स ने जो एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन निकाले वो भी देखेंगे। एम्स ने जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन निकाले वो भी देखेंगे। और कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मैं पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, तो ये उनकी इच्छा है। अदरवाइज़ बाकी तो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन होगा। भाई क्या ही कर सकते हैं हम लोग, उनके अगेंस्ट हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। किसी भी कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलना तो खैर सही नहीं होता, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। बट हाँ, जहाँ तक मेरा व्यू है, मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम के डेट आगे बढ़ेंगे या कोई स्टे लगेगा। ठीक है, एटलीस्ट एग्ज़ाम तो कंडक्ट होगा ही, उसके बाद कोई रिजल्ट पे स्टे लग जाए वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, मुझे तो लग रहा है एग्ज़ाम होगा, मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा होना। चलिए ठीक है, अदरवाइज़ अब देख लेंगे, वो तो आगे पता चलेगा ही क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।